भारती। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी और दीपा माहेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो दीपा हम दोनों कुछ हाँ एक साथ ही कुछ कहना चाह रहे थे। आप पहले बोलिए राजेश। मैं बस ये कह रही थी कि भाई आज भी जो हमारे विषय हैं उसके बारे में सब लोगों ने लिखकर भेज दिया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय हैं और वो बिल्कुल तैयार हैं। बहुत से श्रोताओं ने तो हमें लिखकर भी जो है उससे संबंधित संदेश भेजे। बहुत सारे आए हैं। तो आज के विषय हम एक बार फिर बता देते हैं। वैसे उनको तो मालूम ही है लेकिन फिर भी जी, पर्यावरण की बात जब भी होती है तो हम ये तो ज़रूर बता देते हैं, कह भी देते हैं राजश्री कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम खुद कितना रखते हैं इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आगे भविष्य में पर्यावरण कैसा होगा। बिल्कुल। तो इसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि टिश्यू पेपर जो है, टिश्यू पेपर बहुत इस्तेमाल होता है घर में भी, चाहे छोटा सा फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, हम कहीं बाहर जाते हैं, होटल में, गाड़ियों में रहता है। हाँ, गाड़ियों में टॉयलेट्स में रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो टिश्यू पेपर है उसका इस्तेमाल जो है वो कितना हमारे पर्यावरण के लिए घातक है, इसके बारे में आप भी हमें लिख रहे हैं और हम भी बताएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा चिंता जो होती है ना, अति चिंता जिसे कहते हैं, वो भी कई बार परेशान करती है। वो भी अच्छा नहीं लगता ना कि हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सचेत हो जाना। जैसे हम बातें कर रहे थे भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले कि ये नहीं करो, अच्छा ये कर लो, अच्छा हम ये कर देते हैं। ये चीज़ें कभी कभी वो सामने वाले को जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं वो शायद थोड़ा घबरा जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी, हमारे सभी सखियाँ, हमारे सभी श्रोता भाई लिख के तो भेज रहे हैं अति चिंता से परेशानी क्या क्या हो सकती है। बहुत सारे संदेश आए हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं उनसे ये जानना कि जब कोई घर में बहुत ज़्यादा आपकी चिंता करता है, आप अपनी चिंता करते हैं। हाँ, नहीं, जब आपकी कोई चिंता करता है या आपको चिंता में होने के कारण बार बार आपसे पूछता है, आपने खाना खाया, आप पहुंच गए, आप अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, या आप कितने बजे निकलने वाले हैं, या आपने मैं ये कर दूं, अच्छा ये नहीं करना, अच्छा ये रख लो, ये ले लो। तो यहाँ जो है दूसरा व्यक्ति जो आपके लिए ज़्यादा चिंता कर रहा है वो हमें कभी कभी परेशान करता है। मुझे तो अक्सर परेशान करता है दीपा, क्योंकि भाई अपना ख्याल रख सकती हूँ और इतनी ज़्यादा भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि और भी लोगों के साथ ऐसा अवश्य होता होगा। तो ये हमें बताएं हमारी सखियाँ कि क्या कोई जब आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करता है तो आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं, आप चिड़चिड़ा जाते हैं, या आप कभी इरिटेट होकर उनके बोल देते हैं क्या ऐसा कि बस करो, इतना मत पूछो, हम सब कर लेंगे, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और दीपा सिर्फ सखियाँ ही नहीं, सखा भी हमें लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है उनके ही ज़्यादा संदेश आने वाले हैं। और उसके बाद बरसात में फ़ोन और अन्य उपकरणों का जो है, इलेक्ट्रिकल जो उपकरण होते हैं उसका कैसे ख्याल रखा जाए, बिल्कुल उसके बारे में भी। और व्यंजन में आज क्या बता रही हो? कुछ ऐसी चीज़ें जो टिफ़िन में बनाने के लिए दिमाग बड़ा ऐसा लगता है, बड़ी जद्दोजहद दिमाग में चलने लगती है ना, टिफ़िन में अब कल क्या रखेंगे। तो कुछ एक दो रेसिपी हम भी शेयर करेंगे। और हमारी सखी आपको परेशानी होती है रोज़ नई चीज़ अगर बनाई जाए और रोज़ टिफ़िन में बच्चों को देना, ये भी एक समस्या होती है कि रूटीन ही बना लो कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। और हम एक दूसरे से पूछते रहते, बस स्टॉप पे अक्सर ये बातें होती, अरे कुछ बता दो नया, अभी कल क्या बनाएंगे। तो ये बातें भी होती हैं वहाँ पर। तो हमारी सखियाँ और हमारे अगर उनको कुछ पता है तो वो भी हमें लिख भेजें। और बात हो रही थी टिश्यू पेपर की है, और अब टिश्यू पर जो हमारे पास अनगिनत मतलब बहुत सारे संदेश आ गए हैं। तो दीपा उसे पढ़ना शुरू करते हैं। भाई एक श्रोता ने लिखा है कि टिश्यू पेपर बनाने के लिए पेपर की ज़रूरत पड़ती है और पेपर बनाने के लिए कई सारे पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ काटने पड़ते हैं। पर्यावरण बनाए रखने में पेड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है। निजी स्वार्थ के लिए अगर यूं ही पेड़ काटते रहेंगे तब ईश्वर भी हाथ जोड़कर कहेगा, पर्यावरण अब तुम्हारे हवाले पृथ्वी साथियों। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने छोटे से एक संदेश में कितनी सारी बातें और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं कि पेपर जो बिल्कुल अंधाधुंध सा नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ध्यान नहीं रहता। घर में हो, पार्टी हो, तो जो स्टार्टर चलते हैं वो टिश्यू पेपर पे ही आजकल लिए जाते हैं। हमको अब अंदाज जब ज़्यादा सोचो ना, गहराई से सोचो, कहने का मतलब है कि तब समझ में आता है कि हम देखिए कितना टिश्यू
एक खाली स्टार्टर लेने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे प्लेट्स हैं। हाँ, बिल्कुल। आप घरों में जब हम क्रॉकरी खरीदते हैं उसके साथ पूरा जब सेट लेते हैं तो कितने प्लेट्स हो जाते हैं। कई तरह के प्लेट्स हैं, आप वो रखें, लेकिन टिश्यू पेपर पे लेने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा दीपा, बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में आप देखेंगे कि वहाँ भी टिश्यू का इस्तेमाल है। लोग गाड़ियों में टिश्यू पेपर रखते हैं। भाई आप छोटे छोटे टॉवल्स रख लीजिए। देखो ना, तुम्हें याद है हम लोग जब छोटे थे तो हमारी दादी नानी, और हम भी करते हैं, नैपकिन्स होते थे कपड़ों के सेट के, है ना, टेबल क्लॉथ, उसके नैपकिन्स, उस पे कढ़ाई करना हमें सिखाया जाता था। हाँ, बिल्कुल। बाकी कपड़ों की तरह वो भी धुल जाते थे, अगर घर में कोई आया गया तो। पहले तो राजश्री, शादियों में लड़की के हाथ से कढ़ाई किए हुए रुमाल के सेट दिए जाते थे, और अगर मान लीजिए कि बिटिया को नहीं आता है तो कोई सखी बना के देती थी, कहीं कोई बुआ की या मौसी की बेटी बना के दे देती थी, और उस तरह से वो यादगार रहता था कि हाँ 12 का सेट दिया है, 6 का सेट दिया, ये इस तरह से बातें होती थी। बिल्कुल जी। तो हमें लगता है कि हमें वापस इन पेपर नैपकिन्स पे आ जाना चाहिए, ना कि टिश्यू पेपर पर। जी भाई, जैसा आपने बताया कि अगर कुछ भी स्नैक्स परोसना है, ये करना है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और कागज़ का ये छोटा सा जो चौकोर टुकड़ा है ना, ठोस अपशिष्ट जिसे हम वेस्ट कहें, पैदा करने का कारण जो है वो एक है। चूँकि इसे हटाना व्यवहारिक रूप से असंभव है, तो हम टिश्यू पेपर का एक रोल बनाने के लिए, अब पता है 1.5 पाउंड यानी कि 0.68 किलोग्राम लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो पारंपरिक टिश्यू पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मुख्य संसाधन जो है वो वर्जिन फाइबर पल्प या लकड़ी का गूदा है, जिसका इस्तेमाल कभी भी अन्य उत्पादों में नहीं किया गया है। और पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई वर्जिन फाइबर पल्प को बड़े पैमाने पर जंगलों से काटा जाता है, तो यानी कि जंगल कट रहे हैं। अब ये चाहे आप इसे वर्जिन फाइबर पल्प का नाम दें या कुछ भी कहें, पर है तो लकड़ी ही, वो लकड़ी ही कट रही है ना? जी। और देखो ना, एक और श्रोता ने लिखकर भेजा है कि टिश्यू पेपर उद्योग का कच्चा माल प्रदाता मुख्य रूप से लकड़ी का गूदा है, जो विभिन्न वृक्ष प्रजातियों से प्राप्त होता है, जिसमें सॉफ्टवुड और हार्डवुड के पेड़ शामिल हैं। लकड़ी का गूदा सेल्यूलोज फाइबर से भरपूर होता है, जो कागज़ की मजबूती और अवशोषण क्षमता में योगदान देता है। जी, इसलिए शायद ये इस्तेमाल करना शुरू हुआ। अब जैसे आप बता रहे थे आगे कि पेपर बनाने के लिए वर्जिन फाइबर की कटाई हो रही है। अब जब पेड़ इतने कटेंगे तो जंगल और कई जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं और कई पौधों की प्रजातियां, जिनकी वजह से एक प्राकृतिक आवास मिल रहा है इन सबको, जंगली जानवरों को या पक्षियों को, तो वो भी नष्ट हो रहा है। तो जब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टिश्यू, घर पर, बाहर, ऑफिस में, तो इस बात का अगर ख्याल रखना शुरू कर दें कि हम किसी एक पेड़ का नुकसान कर रहे हैं या किसी एक पक्षी का हमने हौसला उजाड़ लिया है, तो शायद ये सोच हमें बदलने पे, अपनी आदतों को बदलने पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि टिश्यू पेपर साफ सफाई रखने में मददगार है, साथ ही ये बहुत हल्का होता है, इसलिए इसे कहीं सफ़र में भी साथ ले जा सकते हैं। रास्ते में ये आप की साफ़ सफाई, हाथ पैर पोंछने या मुंह पोंछने के काम आता है। ये इतना हल्का होता है कि इसे कहीं ले जाना बहुत आसान है, यहाँ तक कि आप इसे अपनी जेब में भी लेकर घूम सकते हैं, बिल्कुल जेब में लेकर घूम सकते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये जो पर्यावरण की समस्या आ रही है, प्रदूषण की समस्या आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, ये समस्या हमारे सर पर चढ़कर बोल रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें टिश्यू पेपर का इस्तेमाल, अगर हम जो हालात उससे तो कहेंगे तुरंत रोक देना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। पेपर नैपकिन्स बनाइए, पेपर नैपकिन्स की जगह घर में नैपकिन्स बना लीजिए ना, बना लीजिए। कितना टाइम लगता है, और अब तो वैसे ही नैपकिन हर छोटे बड़े हर तरह के, हर साइज के मार्केट में मिलते हैं, तो वो भी ला सकते हैं। या फिर आप पहले नहीं करते थे, रुमाल रखते थे, हर वक्त हमारे हाथ में रुमाल की आदत होती थी, तो फिर से उसे अपनाने की ज़रूरत है, बस इतना ही करना है। बिल्कुल, छोटे छोटे टॉवल्स होते हैं बच्चों के लिए, तो आप
पेपर नैपकिन्स की जगह उसको आप बदल दें छोटे छोटे टॉवल्स जो आते हैं, या फिर जानती हो मुझे लगता है पेपर नैपकिन्स ना जो आप बहुत बोर हो जाते हैं जिन चादरों से उसे यूज़ करते करते ना, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों के आते हैं, बहुत अच्छे तो आप कपड़ों के उसको आते हैं। बहुत सुंदर गोल शेप में या ट्रायंगल शेप में और कंगूरे निकाल करके, और वो जो चादर जो हम अपने गद्दे पे डालते हैं और जिसको अंदर मोड़ लेते हैं, वो कोना जो 4 होता है ना राजश्री, वो हमेशा अच्छा रहता है चादर का। वो बीच में से फट जाता है, हाँ। लेकिन कोने उसके अच्छे रहते हैं। हम यूं ही अगर उसके तकिए के खिलाफ बना लेते हैं तो साथ में आप एक छोटा सा नैपकिन भी अगर बन गया और उसको इस्तेमाल कर लिया, तो देखिए छोटे से बदलाव है लेकिन प्रभाव इसका बहुत अधिक है। और चलिए, अगर आपको नहीं इस्तेमाल करना है पुराना चादर जी, तो भाई आप पेपर नैपकिन तो नहीं ही इस्तेमाल करें, हाँ, है ना। आप अपनी जेब में छोटे छोटे टॉवल्स रखें, हैंकरचिफ रखें, रुमाल रखें। बच्चों को भी यही आदत लगाएं, डेली उसे एक नैपकिन दीजिए आप, घर में बना हुआ सुंदर आपके हाथ की कढ़ाई की हुई, तो वो भी ये बच्चा समझना शुरू कर देगा अभी से कि हमें पेपर नैपकिन नहीं इस्तेमाल करना। हमें भी बार बार लेकिन ये बात समझाने की ज़रूरत है कि भाई टिश्यू पेपर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। देखो, एक बहुत ही सटीक संदेश हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि पानी में भीगने पर टिश्यू पेपर बर्बाद हो जाता है, फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतनी मुश्किल से उगने वाले पेड़ों को काट कर बनाया जाने वाला टिश्यू पेपर अगर बर्बाद होगा तो कितना नुकसान होगा, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। और राजश्री, मुझे लगता है अब शायद सभी लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि हम जब भी टिश्यू पेपर को पानी में गीला कर देते हैं या हम उसको अपने गीले हाथ से पोंछ लेते हैं, तो देखिए एक पेड़ की हमने कितनी जो है उसका हमने नुकसान किया है। और ये भी एक संदेश आया है कि टिश्यू पेपर के जलने पर इससे बेहद ख़तरनाक गैसेस निकलती हैं जो पर्यावरण के साथ साथ आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसके इस्तेमाल और जलने को लेकर एहतियात बरतनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, क्योंकि पेपर के निर्माण प्रक्रिया में जहरीली जो रसायन है वो पर्यावरण में बाहर निकलते हैं। एक बार जब काटे गए पेड़ लुगदी प्रसंस्करण में मील में पहुंच जाते हैं, यानी यहाँ जहाँ उनका प्रोसेसिंग होता है, तो वो चिपिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं और लकड़ी के चिप्स को लुगदी बनाने के लिए रसायनों के साथ उसको मिलाया जाता है। फिर कागज़ और को सफ़ेद करने के लिए भी लुगदी को ब्लीच किया जाता है, यानी अगर कहा जाए तो एलिमेंटल क्लोरीन ब्लीच का उपयोग किया जाता है जो हवा और पानी में जहरीले रसायन छोड़ते हैं। तो ये देखिए ना कितना ज़्यादा रसायन इसमें, अगर जब इसके प्रोसेस में ही इतना रसायन है तो हमें इसके इस्तेमाल पर वाकई में बहुत ज़्यादा सोचने की और इसी वक्त तुरंत ही रोकने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो हमें खुद इतने अच्छे अच्छे संदेश भेज रहे हैं जी, लोग जागरूक होंगे और ये जो टिश्यू पेपर है उसका इस्तेमाल रोकने के लिए बिल्कुल सजग हो जाएंगे और नहीं करेंगे, है ना जी। और अब क्या, जल्दी बताओ भाई। देखो, इतनी जब बातें हो गई हैं राजश्री की, चिंता हमें हो रही है अपनी प्रकृति की, हमारे भविष्य की, हमारे बच्चों के को पर्यावरण कैसा मिलेगा इस बात की। तो कुछ चिंताएं और भी अलग तरीके से होती हैं। जैसे घर में बड़ा है, जैसे हमने पहले ही बात की थी शुरुआत में कि घर में जब कोई बड़ा होता है और वो असमर्थ हैं, उतने स्वस्थ नहीं हैं, वो घर पर ही दिन भर होते हैं, तो हमारा ध्यान रखने के लिए या हमारी पति के लिए पत्नी का या पत्नी के लिए पति का या दोस्त का, किसी का भी जब बहुत ज़्यादा हमें लेकर के चिंता करना, यानी शुभ चिंतक वो भी इतना कि हम उसको अंग्रेजी में कहें ना ओवर पॉसेसिव जब हो जाए कि कहाँ गए थे, इतनी देर की हो गई, क्या आ गई, और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वो वाली चिंता हमें परेशान करने लगती है कि भाई इतनी चिंता मेरी ना करो। बहुत असहज कर देता है हमें, और कई बार तो चिड़चिड़ापन भी, हम चिड़चिड़ा भी जाते हैं कि कोई बच्चे तो नहीं हैं जी, और अपना ख्याल रख सकते हैं जी। लेकिन ये जो है, ये भी जो है वो परेशानी का ही विषय है। एक जिक्र किया है कि स्वाति अक्सर अपने पति से फ़ोन करके पूछती रहती कि खाना खाया कि नहीं, कितनी देर में घर आओगे, नाश्ते में क्या बनाओ, वगैरह वगैरह। पंकज इन सवालों से तंग आकर हमेशा चिढ़कर जवाब देता। इससे स्वाति दुखी हो जाती क्योंकि वो तो बस उसकी परवाह करती है और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। खैर,
ये कहानी हाँ ये कहानी हाँ जी स्वाति सिर्फ किसी एक की नहीं है, ये कहानी हम सबके घरों में है। और कहीं ना कहीं परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ओवर केयरिंग होता है। देखो कहते हैं ना कि ओवर किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, हाँ है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये समझने में तो हो सकता है कि आपको थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन इतना पूछना कि परवाह कैसे हैं, या परवाह परेशानी कैसे हो सकती है, परवाह परेशानी ना हो जाए। हाँ, ये इतना ज़्यादा आप परवाह करने लगते हैं कि दूसरा जो है वो परेशान हो जाता है। लेकिन उस पल की भी राजेश जी सोचना पड़ता है कि कहीं आप जब बाहर हो और घर से कॉल आ जाए कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, फास्ट फूड क्यों खाया, घर का बना क्यों नहीं खाया, तो आप अक्सर चेहरा बना लेते हैं। और ये देखिए किसी भी रिश्ते में हो सकती है, और जिसमें आत्मीयता होती है लोग एक दूसरे की चिंता वहीं करते हैं, रोज़ खबर ले लेते हैं। इसमें कुछ लोग इस परवाह करने की आदत से चिढ़ जाते हैं जो सामने वाले को दुखी कर जाता है। अब अगर दूसरा व्यक्ति आपकी फिक्र कर रहा है तो ये चिड़चिड़ाहट का भाव क्यों आता है, और क्या ये आना चाहिए या नहीं? तो ये सवाल ऐसे तो बहुत मामूली सा लग रहा है, लेकिन बहुत अहम है कि आपकी जो परवाह है दूसरे के प्रति वो कहीं उसको परेशान तो नहीं कर रही है। सोचिए और अब हमें जल्दी से लिख के भेजिए। दीपा, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, चिंता करनी चाहिए घर वालों की, पर अति चिंता से कभी कभार घर वाले जो हैं वो भी परेशान होते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही घर वालों की अति चिंता करती थी और कितनी बार घर वालों से डांट भी मिला, लेकिन मैंने अब उसे छोड़ दिया है और मुझे लगता है कि हाँ, कभी कभी घर वाले ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो यानी कि अति चिंता तो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर है तो देखिए ये इनकी अच्छी बात है, इन्होंने इसको स्वीकार भी किया और अपनी आदत को बदला। यह कार्यक्रम सखी सहेली में हम दोनों साथ हैं, हम मतलब मैं राजश्री त्रिवेदी और दीपा माहेश्वरी। बिल्कुल दीपा, अब हम और जो संदेश आप पढ़ना चाह रही थी उसे बिल्कुल शामिल करें। बिल्कुल शामिल कर लें। अच्छा, तो देखिए एक उन्होंने इसको हमारे एक श्रोता ने इसको मानसिक स्वास्थ्य से भी जोड़ा है। वो कहती है अति चिंता एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है जिसमें व्यक्ति को अधिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम मतलब पहले क्या हुआ है और आने वाले भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता बनी रहती है। थोड़ी चिंता होना सामान्य बात है, लेकिन जब यही समस्या गंभीर मानसिक बीमारी का रूप धारण कर ले तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही समय पर इसका इलाज किया जाए। यानी बहुत ज़्यादा अगर आप चिंता कर रहे हैं और घर वाले भी अब परेशान हो रहे हैं तो वो कहती हैं कि इसका एक इलाज करवा लेना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी जी और बेटी के बारे में जब बहुत ज़्यादा केयर करके फिक्र होती है तब वो चिढ़ जाती हैं। कहते हैं कि हम हमारी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। मेरी बेटी को स्कूटर चलाना मैंने नहीं सिखाया, मेरी जानकारी के बाहर किसी से सीख लिया। अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सीख लिया। नहीं तो शायद आप नहीं सीखने देते, आपको लगता है कि उसे कुछ हो जाएगा, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। तो कम से कम देखिए आपने चिंता उस विषय में नहीं की और वो कितना अच्छा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, एक और हमारे श्रोता याद करके बता रहे हैं कि जब मैं काम पे जाता था, काम बहुत होने से, देर होने से माँ बहुत चिंता करती थी। वो खाने में भी नहीं खाना खाती थी और वो तब तक नहीं खाती थी जब तक ये वापस नहीं लौटते। तो ये भी एक तरीके की भाई चिंता व्यक्त करने का तरीका है कि माँ अक्सर ये ध्यान रखती है और अपने बच्चों का नहीं है वो रहती है राजश्री की ख्याल रखती है और फिर बैठी रहती हैं कि ठीक है हम तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जब तुम आओगे तो संग में खाएंगे। लेकिन फिर वहाँ पर बच्चे को ये चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि आपको बहुत देर तक भूखा नहीं रहना है तो आप खा लीजिए, आप हमारा क्यों ध्यान रखती हैं और आपको इतनी देर तक इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। तो कई बार ये वाली आदत भी चिड़चिड़ेपन का कारण बन जाती है ना। बिल्कुल, और युवाओं में तो खासकर। दरअसल हर व्यक्ति की सहनशीलता जो है ना दीपा, वो एक सीमा की होती है। आप हर रोज ही उसे बुरा महसूस कराएंगे तो एक न एक दिन वो खुद आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। यदि परवाह करने की आदत पसंद नहीं आ रही है तो उसे प्रेम से समझा सकते हैं कि भाई इतनी पूछताछ या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, खामोखा क्यों ही इतना परेशान होना। कोई आपसे आपका हालचाल जानने की कोशिश करे और आप ये सुनकर झल्लाने लगें तो हमें समझ लेना चाहिए कि रिश्ते में कहीं कमज़ोरी आनी शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है कि थोड़ा सा एक शांति से बैठ के जो बहुत ख्याल रख रहा है वो ये सोच ले। और अक्सर हम
तंग आकर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। माँ बच्चों से यदि घर लौटने का समय पूछे तो बच्चे कहते हैं मम्मी आप फिर शुरू हो गई। पति से खाने के लिए पूछे तो सुनने मिलता है तुम रोज़ एक ही सवाल करती हो। पूछे गए ये साधारण सवालों के उत्तर में लहजा जाने अनजाने में व्यक्ति सम्मान को ठेस पहुंचा देता है ना। कई बार ऐसा हो जाता है। और हमें ही ख्याल रखना होगा कि कोई व्यक्ति किसी से भी जैसा व्यवहार करता है सामने से उसी व्यवहार की उम्मीद रखता है, इसलिए उनसे भी सम्मान से ही पेश आएं। बिल्कुल दीपा, कई दफ़ा लोग सामने वाले का इतना दिल दुखा देते हैं कि फिर उनके बीच चीज़ें सामान्य होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अपने लहजे में इतनी नरमी तो ज़रूर रखें कि फिर से सब कुछ सामान्य करने की गुंजाइश रहे। ऐसा ना हो कि आपके शब्द किसी का मन ही भेद दें और फिर पहले जैसी बात न बने। तो कड़वे शब्द भी वापस नहीं लिए जा सकते दोस्त, इसीलिए दोनों पक्ष इस बात का ख्याल रखें कि परवाह करने पर ना झल्लाना है और ना ही इतनी चिंता भी करनी है कि सामने वाला रोज एक ही सवाल से उकता जाए। बिल्कुल, तो ये दोनों को ही ध्यान रखना होगा, है ना राजश्री, कि भाई जो बहुत चिंता कर रहा है वो ज़रा कम करे और जो ये चिढ़ रहा है अगला वो थोड़ा कम करे। और अगर वो देखिए नहीं अगर करेंगे ना राजश्री, अगर नहीं पूछना बंद कर दिया तो फिर उनको ये लगेगा अरे आज फ़ोन क्यों नहीं आया। तो दोनों तरह से बातें हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा दीपा, तो दोनों बातों का ही ख्याल रखिए। हमारी एक सखी लिख के भेज रही हैं राजश्री जी कि चिंता पर उन्हें किस्सा याद आया कि जब हम एमए का एग्ज़ाम चल रहा था हमारा, मैं और अपनी मौसी के यहाँ रहते थे हम। मौसी ने पड़ोसन आंटी से कहा इसका ख्याल रखना। उन्होंने इतनी बार घंटी बजाई कि मैं बार बार दरवाज़ा खोलते खोलते थक गई। विषय याद कर रही थी, सब गड़बड़ हो रहा था, खाना तक थाली में लगा लाई। फिर हमको कहना पड़ा कि आंटी मुझे 2 बजे पेपर देना जाना है, आप मुझे आधे घंटा पढ़ लेने दीजिए। तब जाकर उनसे छुट्टी मिली और अगले दिन हमने मौसी को बोला अब आप कुछ किसी को मत कहना। सब लोग खूब हंसने लगे और इतनी चिंता मौके की नज़ाकत देखकर ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई गुजराती में एक मुहावरा है, चिंता चित्त ने कोरी खाए छे, मतलब चिंता करने पर खुद के शरीर को नुकसान होता है। इसलिए किसी चीज़ या किसी बात पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास उस चिंता का कोई समाधान है तब तक ठीक है, नहीं तो परेशानी बढ़ने से खुद का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है। आज की बात करो, कल की चिंता छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, सोच में बर्बाद नहीं करनी सारी जिंदगानी। क्या बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए यही ना, जो सब बड़े हो चुके हैं, सब अपना ध्यान रख सकते हैं, तो हम भी जो चिंता कर रहा है वो अपने लिए कुछ अच्छी हॉबीज़ ढूंढे और उसको अपनाएं, है ना। बिल्कुल। और ये जो मौसम है ना, इसमें जो है इलेक्ट्रिकल उपकरण जो होते हैं, बिजली के सामान जो होते हैं, इसमें बहुत मुंबई में, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे वैसे भी चीज़ें जो हैं वो जल्दी ख़राब होती हैं, शायद समंदर के किनारे की वजह से। और बरसात का भी यहाँ का जो खासियत है, सुबह तो धूप होती है और हमको लगता है कि आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी छतरी की, लेकिन अचानक से देखते हैं घंटे भर के बाद बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। वो तटीय क्षेत्र का जो ये खूबसूरती है, तो यहाँ पे तो सबको आदत है वैसी, लेकिन हाँ जैसे कहीं कहीं पर पे पानी चढ़ाने के लिए घरों में जैसे मशीन लगती है, नीचे मशीन रहती है ना, मोटर मशीन रहती है और उससे पानी चढ़ता है ऊपर टंकी में। तो इन सब चीज़ों का बड़ा छोटी इन सब बिजली के उपकरणों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है राजश्री, कि कहीं से कुछ तार ना निकला हो, कुछ तार टूटा हुआ ना हो, करंट लगने का बड़ा डर हो जाता है। तो इस तरह से इन सब छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बात हो रही थी कि भाई फ़ोन की, कि सब कुछ आप लेके चल रहे हैं। सुबह से हमको, जैसे बड़े शहरों में सुबह से सब कुछ लेके जाना होता है। हम अपना 2 टाइम का खाना भी साथ में रखते हैं, उसमें अपना लैपटॉप भी होता है, उसमें अपना फ़ोन भी रखा होता है। ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं और इनका हम ध्यान नहीं रख पाते, तो वो कैसे इन सब चीज़ों का सेफ्टी का हम ध्यान रखें। बिल्कुल, बारिश में बाहर निकलना, अपने सामान का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों में लगता है जैसे हम जंग ही लड़ रहे हैं। खासकर 2 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को तो बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। जी बिल्कुल। देखिए ना, कपड़े गीले हो जाते हैं तो कभी बैग में पानी चला जाता है, सामान गीला हो जाता है और उसमें रखा कीमती सामान भी जो है वो ख़राब हो जाता है। हम जैसे ही बारिश में बाहर निकलते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, इन सब की सेफ्टी का ध्यान आता है हमें। बिल्कुल। तो देखिए, एक हमारी
सखी कह रही हैं कि फ़ोन को सील बंद प्लास्टिक बैग या वाटरप्रूफ पाउच में सुरक्षित रखें। कुछ स्मार्टफोन वाटरप्रूफ होते हैं, लेकिन अगर आपको भाई सुरक्षा के अतिरिक्त भी और एक परत चाहिए तो एक सील बंद प्लास्टिक बैग या पाउच में आप फ़ोन को रखिए। और अगर वो कहती हैं कि अगर आपको दौड़ने का शौक़ है तो पहली बात तो ये है कि आप घर पर ही फ़ोन को रख करके दौड़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, प्लेलिस्ट हमको बजा करके कुछ अपना पसंदीदा गाना बजा करके और फिर हम कसरत के रूप में दौड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने दौड़ के ऊपर ये बात लिखी है कि अगर आप रनिंग करना पसंद करते हैं तो इस तरह से आप अपने फ़ोन का ध्यान रखिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टिश्यू कहती हूँ मैं, प्लास्टिक के वो आते हैं जिसमें जिप लगा होता है, उसमें आप अपने फ़ोन को बहुत अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होगा, उसमें पानी भी नहीं जाएगा और आपका फ़ोन भी नहीं ख़राब होगा। तो भाई सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ख़ास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, कहीं दीवारों से निकलता पानी टीवी या एसी ख़राब ना कर दे, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है घर पे। बरसात का पानी कहीं हमारे मोबाइल फ़ोन में ना चला जाए या कहीं हमारा स्मार्ट वॉच बंद ना पड़ जाए। ऐसे कई बातें जो हैं वो हमारे दिमाग में आती हैं जो बरसात में हमें तंग करती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बचाने के लिए वाटर रेपेलेंट स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरप्रूफ बैग की तो हम अभी बात कर ही रहे थे कि उसमें पाउच में रखें हम। और इसके अलावा सिलिकॉन के कवर भी आते हैं आजकल राजेश्री, मार्केट में मिलते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिलिकॉन जेल का पैक भी आता है, तो वो सिलिकॉन जेल के पास में हम अपना वो ये छोटा सा सेल अपना फ़ोन वो रखते हैं, तो वो सारा जो मॉइस्चर है उसको खींच लेता है। ये उसकी खासियत होती है। बिल्कुल। और एक माइक्रोफाइबर कपड़े से जो है जितनी गैजेट्स हैं उसको आप साफ रखें। खिड़कियां या खुली जगह पर मोबाइल लैपटॉप भूलकर भी नहीं छोड़ें। फ़ोन और लैपटॉप के डाटा का पहले ही आप बैकअप तैयार कर लें। टैबलेट को आजकल स्मार्टफोन के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए वाटरप्रूफ स्लीव या फ्लिप कवर आप ले सकते हैं। एयरफोन को सिलिकॉन कवर में रख दें। बारिश में अगर आप के भीगने की गुंजाइश है तो संभावना है तो ईयरफोन तो सबसे पहले पानी से संपर्क में आने से आने वाला डिवाइस हो सकता है, क्योंकि हम कान में उसको लगा कर रखते हैं। तो सबसे पहले उन्हें उतार कर सुरक्षित तरीके से स्टोर कर लें, सिलिकॉन कवर में डालें। और बड़े हेडफोन के लिए वाटरप्रूफ केस आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल। फिर स्मार्ट वॉचेस जो होते हैं उनमें हम हार्ट रेट भी नाप सकते हैं, अपनी नींद वगैरह सब ट्रैक कर सकते हैं। तो हम कई बार इसको अपने साथ साथ ही रखते हैं, क्योंकि कितना हमने चला एक दिन में आजकल देखा जाता है ना कि हमने कितने स्टेप्स, हमने कितने कदम चले, उसके लिए वो हमेशा हम अपने हाथों में बांध के रखते हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम है तो उसका ध्यान रखना होगा। फिटनेस ट्रैकर वाटरप्रूफ तो होते ही हैं, लेकिन फिर भी आप इसको किसी कवर में रखें तो बेहतर होगा। हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखकर भेजा है दीपा जी कि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बरसात के मौसम में किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विषय पर मैं भी अपने पिछले 35 सालों के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकी के अनुभव के अनुसार कुछ सुझाव देना चाहूँगा। सबसे पहले मोबाइल को लें। ये बहुत ही नाजुक और ज़रा सी लापरवाही से ख़राब होने वाली चीज़ है। जब तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ बिजली भी कड़क रही हो, उस समय चार्जिंग पर कतई नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय आसमानी बिजली का असर विद्युत तारों पर बहुत जल्दी आता है, जिससे सामान्य वोल्टेज जो कि 230 से 250 AC होता है वो अचानक से बढ़ सकता है, जिससे पावर में लगे हुए सभी उपकरण खराब हो जाते हैं, जिनमें सबसे जल्दी मोबाइल, चार्जर, टीवी और फ्रिज वगैरह है। जी, और अगर हम लोग पावर स्विच बंद करके इस बात से बेफिक्र हो जाते हैं कि पावर स्विच तो बंद है, लेकिन नहीं, पावर स्विच से सिर्फ एक ही वायर डिस्कनेक्ट होता है, जबकि ग्राउंड या अर्थ वायर डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो आसमानी बिजली का असर उस अर्थिंग वायर के ज़रिए भी आपके उपकरण में हो सकता है। उस समय या तो सभी कीमती उपकरणों को अनप्लग कर दीजिए, या फिर सीधे मेन स्विच होता है उसको आइसोलेटर MCV को ऑफ़ कर दीजिए। और जब बारिश का पानी या तेज़ बिजली रुक जाए तो फिर से ऑन कर लीजिए, जिससे आपके सभी कीमती उपकरण
सुरक्षित रहेंगे। तो भाई हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जी। मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने इतने जिसे कहते हैं कि इत्मीनान से हमें ये मैसेज पूरी तरह से लिखकर भेजा। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम बात कर रहे थे कि एसी टीवी की नियमित सफाई करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारी सर्विसिंग का सबसे पहले तो पैसा ना लग जाए, और साथ में आउटडोर यूनिट जो एसी में होता है उसे हमेशा साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और उसका जो एयर फिल्टर होता है उसको साफ करते रहने से बारिश के वक्त जो गर्मी के वक्त जो धूल मिट्टी जमा हुई है ना, वो बारिश में चिपक के ना रह जाए। बिल्कुल। और जब कमरे की खिड़की दरवाजे खुले हैं तो एसी ना चलाएं। अगर आपके एसी में ड्राई मोड है तो उसका इस्तेमाल करें। बारिश में रेफ्रिजरेटर का भी ध्यान बहुत रखना होता है, क्योंकि नमी और बैक्टीरिया फ्रिज के दुश्मन हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और इस मौसम में फ्रिज में नमी से अनचाही गंध भी आ जाती है, खाने पर फफूंद जैसी समस्याएं भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इससे रोकने के लिए फ्रिज के दरवाजे की सेल जो उसका जो दरवाज़ा है उसमें कोई गैप या दरार ना हो, ये देखते रहना बहुत ज़रूरी है। और एक पतले से साफ कपड़े से फ्रिज की शेल्फ को अच्छे से साफ कीजिए, और अंदर का हिस्सा हर हफ्ते हमें साफ करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने दीपा, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि फ्रिज के अंदर चीज़ें हैं सब सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है जी। इसी तरह वॉशिंग मशीन को बेहतर स्थिति में रखने के लिए टब और लिंट कलेक्टर ऐसी चीज़ों को नियमित साफ करना ज़रूरी है। जितना हो सके मशीन को सूखा रखना ज़रूरी है। गीले हाथों से प्लग ना छुएं, इससे करंट लगने का डर होता है। वॉशिंग मशीन को यूज़ करते समय पैरों में चप्पल हमेशा पहन के रखना चाहिए। समय समय पर अपनी वॉशिंग मशीन की अच्छी तरह से सफाई करने से भी उसके अंदर फफूंद जो है वो नहीं लगेगा। बिल्कुल। और फ्रिज की तरह ही टीवी भी ज़्यादा नमी या दीवार से टपक रहे पानी से ख़राब हो सकता है। आजकल ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल बहुत होता है, तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। या फिर दीवार को पहले से ही अच्छे से मरम्मत करा लीजिए। यानी जब गर्मी का मौसम था तभी ये देख लीजिए कि भाई हाँ, हर साल इस तरह से हमें परेशानी आती, तो पहले ही हम उसके लिए तैयार रहें। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, फ़ोन को हिलाकर या झटक कर पानी निकालने की कोशिश तो कतई ना करें। चार्जिंग पोर्ट को फूंक मारकर पानी न निकालें। टॉवल से ही फ़ोन को ड्राई करें। अगर गीला हो गया तो हेयर ड्रायर या वैक्यूम क्लीनर से भी लोग करते हैं, पर ये सब इस्तेमाल की बजाय आप सर्विस सेंटर पर ही अपना फ़ोन लेकर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बेटर है कि हम यही सब चीज़ें अपने दिमाग से ना करके जो उसके विशेषज्ञ हैं उसके पास जाएं। बिल्कुल। आप क्या करना चाह रहे हैं? तो आज बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं हम राजेश्री ओट्स के टिकिया, पैनकेक्स कहिए चाहे उसे। तो ओट्स लेना है हमें 4 बजे का है ना। ओट्स लेना है हमें 1 कप उबले हुए ओट्स, बेसन 2 बड़े चम्मच, कटी हुई फ्रेंच बीन्स लेनी है आधा कप, मटर थोड़ा सा, पुदीने की पत्तियां ले लें थोड़ी, और थोड़ा सा हरा धनिया ले लें थोड़ा सा, कटा हुआ प्याज एक छोटा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और कटी हुई हरी मिर्च, और नमक, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा डालना है। ये आपके घर में जैसे चलता है वैसा ले लीजिए। बिल्कुल। फिर हरा धनिया और पुदीने की पत्तियों को बारीक काट लेना है। एक कटोरे में बड़े से उसमें ओट्स, बेसन समेत सारी ये जितनी चीज़ें बताई हैं वो डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल को अच्छी तरह से मिलाइए। पैन को मध्यम आंच पर गर्म करें और घोल में से छोटे छोटे पैनकेक बनाइए। पैनकेक एक्चुअली राजेश्री नाम ही है, वो होता तो चीला ही है। हाँ, तो अपने बिल्कुल घरेलू भाषा में चीला ही बनाना है। इसके बाद इसे दोनों तरफ से मक्खन लगाते हुए सेकना है जब तक भी कुरकुरा ना हो जाए। और फिर ये जब टिफ़िन में हम सर्व कर रहे हैं ना, तो उसको अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा ऊपर और नीचे से, ताकि वो भाप की वजह से टिफ़िन में जो ऊपर पानी की बूंदें आ जाती वो ना आए। अब चटनी और सॉस के साथ इसको टिफ़िन में रखिए और देखिए पता भी नहीं चलेगा बच्चों को, वो आपका ये जो पैनकेक है वो पसंद आएगा और घर में आकर के बोलेंगे वो क्या बनाया था, एक बार हमें फिर से खिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद आएगा बच्चों को। तो दीपा, हमें लगता है कि अब हमारे जाने का समय तो बिल्कुल हो चुका है। हम फिर अपने श्रोताओं के लिए हाजिर होंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम की समाप्ति के लिए हम अपने श्रोताओं से इजाज़त ले लें। बिल्कुल। कुछ और सोच रही हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, हम यही कह रहे हैं कि आज विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक।